अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपने इस चैनल को अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल पर रिलेटेड सारी एजुकेशनल वीडियो जो है वो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है KR ट्यूशन क्लासेस में। आज जो है हम क्लास 10th के जियोग्राफी के फर्स्ट चैप्टर की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। तो संसाधन एवं विकास चैप्टर में हम संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे और इनको हम कैसे संरक्षित रख सकते हैं, कैसे इनका विकास कर सकते हैं, इसके बारे में जो है हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि प्रत्येक वस्तुएं जो हमारी आवश्यकता को पूरी करने के लिए प्रयोग की जाती है और जिनको बनाने के लिए किसी टेक्निक जो है उसका उपयोग होता है, मतलब वो टेक्निक जो है हमारे पास है, उन सभी चीज़ों को क्या कहते हैं, हम संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? संसाधन। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, मतलब कि उसे बनाने के लिए, उस वस्तु को बनाने के लिए हमारे पास टेक्निक मौजूद है जो आर्थिक रूप से संभाव्य है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, मतलब जिसको मान्यता प्राप्त है, जिसको बहुत सारे लोग जो है उसका यूज़ करते हैं, तो वह एक संसाधन होता है। ठीक है, तो संसाधन 3 प्रकार के होते हैं बेसिकली, आप यहाँ पे देख सकते हो। भौतिक पर्यावरण में प्राकृतिक ये होते हैं, प्रौद्योगिकी और संस्थाएं, ये जो है आपस में जो है मानव इनमें सम्मिलित होता है। अब देखिए, संसाधनों का अगर वर्गीकरण किया जाए तो संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर, मतलब कि संसाधनों की उत्पत्ति कैसे हुई है। जैव मतलब जीवित पदार्थों से, अजैव मतलब जो निर्जीव वस्तु हैं उनसे प्राप्त वस्तुओं से जो है संसाधन की उपलब्धि हुई है या नहीं हुई। दूसरा है समाप्यता के आधार पर, कि समाप्त होने और ना होने के हिसाब से हम जो है इसका वर्गीकरण करते हैं। जैसे कि नवीकरण योग्य होते हैं जिनका हम दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, जो दोबारा जो है बन नहीं सकते, और अनवीकरणीय होते हैं जो हमेशा जो है प्रकृति में बने रहते हैं। अगर तीसरा देखा जाए तो स्वामित्व के आधार पर देखिए हम, तो स्वामित्व के आधार पर जो है व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो है संसाधन आते हैं। तो व्यक्तिगत में जो पर्सनली किसी के पास चीज़ है, सामुदायिक में जिसमें पूरा जो है ग्रुप है, पूरी जो एक पब्लिक है उसको जो इस्तेमाल करती है। राष्ट्रीय जो एक देश की जो संसाधन हैं वो आते हैं। विकास के अगर इस आधार पर देखें तो संभावी, विकसित और भंडार और संचित कोष इसमें शामिल है। तो इन सब के बारे में हम जो है विस्तार से आगे पढ़ेंगे। तो आप ये देख सकते हो, संसाधन के प्रकार की चर्चा करते हैं। जैव संसाधन, इन संसाधनों की प्राप्ति जो है जीव मंडल से होती है। इनमें जीवन व्याप्त होता है, मतलब कि जीवित प्राणियों से मिलकर बनी होती है, जैसे कि मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, मछली जीवन और पशुधन। इस प्रकार से जो हमें संसाधन मिलते हैं वो जैव संसाधन कहलाते हैं। अजैव संसाधन की बात करें तो वे सारे संसाधन होते हैं जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए चट्टानें और धातुएं। अब आता है समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर 2 प्रकार से हम बांट सकते हैं संसाधनों को। पहला है नवीकरण योग्य संसाधन, तो वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसे संसाधन जो कभी खत्म ना हो, जो सालों साल जो है चलते रहे, उन्हें कहते हैं नवीकरण योग्य संसाधन। उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन एवं वन्य जीवन, इस प्रकार के जो संसाधन हैं ये कभी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि ये जो है प्रकृति में बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं। अनवीकरणीय योग्य संसाधन की बात करते हैं तो इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है, मतलब एक लंबी प्रोसेस में जो है, लंबे कई वर्षों के अंतराल में जो है इनका निर्माण होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, कई सालों का टाइम जो है इनके निर्माण में लग जाता है। इनमें से कुछ संसाधन होते हैं जैसे धातुएं, वो पुनः चक्रीय होती है, और कुछ संसाधन होते हैं जैसे जीवाश्म ईंधन, वो अचक्रीय होते हैं, मतलब उनको हम रिसाइकल नहीं कर सकते, उनका दोबारा उपयोग हम नहीं कर सकते।
एक बार उपयोग करने के बाद ये खत्म हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन हैं उन्हें व्यक्तिगत संसाधन में एक हमने जो है बांटा हुआ है। तो व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन होते हैं जो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं, मतलब कि किसी एक आदमी का उस संसाधन पे हक होता है। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा बांटी हुई भूमि होती है जिसके बदले में वो सरकार को लगान चुकाती है। गांव में बहुत सारे जो लोग हैं अपनी भूमि के खुद स्वामी होते हैं। जैसे कि अगर आपका घर है, आप उस घर के मालिक हो, तो आप ये संसाधन है ये आपका निजी है, तो ये निजी संसाधन के उसमें आता है। अब हम बात करते हैं सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। तो सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन वे संसाधन होते हैं जो समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध हो। गांव में जो शामिल जो चारण भूमि, जो चराने वाली भूमि है, शमशान की भूमि है, तालाब है, पार्क है, सड़क है, इमारतें हैं, सरकारी स्कूल की, ये सारे जो है सार्वजनिक या सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो आप राष्ट्रीय संसाधन की बात करते हैं। तो तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन जितने भी है टोटली वो राष्ट्र की संपत्ति है, इसलिए वो राष्ट्रीय संसाधन है। देश की सरकार को एक कानूनी अधिकार है कि वे व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। मतलब कि अगर कहीं पर सरकार को सड़क बनानी हो या कहीं पर मॉल बनाना हो या कहीं पर स्कूल खोलना हो, तो सरकार जो है निजी जो संसाधन है, जैसे आपका घर है या कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पर भी जो सरकार जो है उसको उस संसाधन को आपसे लेकर के उसे राष्ट्रीय संसाधन में जोड़ सकती है, ताकि वो जो है पूरी पब्लिक को जो है प्रोवाइड हो सके। जिस तरह से रेल लाइन बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, नहरें बनाने के लिए जो है इसका जो सरकार है उपयोग करती है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी जितनी भी भूमि है और 12 समुद्री मील, मतलब कि 22.2 किलोमीटर तक का जितना भी महासागरीय क्षेत्र है और इसमें पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्र की संपदा है। मतलब ये सारे जो है राष्ट्र के हैं, किसी एक देश के, हमारे देश के हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की बात करते हैं तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों को जो है कुछ संस्थाएं नियंत्रित करती है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन जो है इसको नियंत्रित करता है। तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र इसे कहते हैं। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र वो होता है जहाँ से एक देश को अधिकार होता है वहाँ से प्राप्त संसाधनों को निकालने के लिए समुद्र में से। तो अब देखिए, इससे 200 समुद्री मील से आगे जो है खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग हम नहीं कर सकते। ठीक है, अब आप देखिए विकास के आधार पर, अगर हम देखिए विकास के आधार पर, तो संभावी जो संसाधन है इनका बारे में पढ़ते हैं। तो ये वे संसाधन होते हैं जो किसी प्रदेश में मौजूद होते हैं परंतु उसका उस टाइम पर जब वो मौजूद है उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग में, विशेषकर राजस्थान और गुजरात का जो इलाका है, वहाँ पे पवन और सौर ऊर्जा के संसाधनों की अपार संभावना है, क्योंकि वहाँ पे जो है तेज़ हवाएं चलती है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है गर्मी पड़ती है, परंतु इनका सही ढंग से जो है विकास नहीं हो पाया है। मतलब कि क्या है, हमारे पास अभी वो टेक्निक नहीं है जिससे हम इन संसाधनों का जो है प्रयोग कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप विकसित संसाधन के बारे में पढ़ते हैं। तो वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, मतलब जिनके बारे में हम पता लगा चुके हैं, या और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, मतलब कि उनका उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं और कितनी मात्रा में कर सकते हैं वो सब हमें पता है। विकसित संसाधन उनको कहते हैं। संसाधनों का विकास टेक्निक, प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है कि संसाधन जो है अगर उसकी टेक्निक अच्छी है तो उसका हम ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। भंडार की बात करें तो पर्यावरण में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो मानव की आवश्यकता को पूरी कर सकती है, परंतु हमारे पास टेक्निक की जो है कमी होने के कारण हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार के जो संसाधन होते हैं उन्हें भंडार में जो है शामिल किया जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और जो जल है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। तो अब इसको भी जो है
इसका अभी भी हम जो है पूर्ण उपयोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, संचित कोष की बात करते हैं। संचित कोष ये भी भंडार का ही एक हिस्सा है, लेकिन इसका भी क्या है, हमें तकनीक के ज्ञान की सहायता के बिना जो है हम इसमें जो है इसका प्रयोग अभी नहीं कर पा रहे हैं, तकनीक के अभाव होने के कारण। संसाधनों का विकास के बारे में पढ़े तो संसाधनों की समस्याएं कुछ पैदा हो गई है, जिनके कारण संसाधनों की कमी हो रही है। तो इनके कुछ उदाहरण हैं। कुछ व्यक्तियों का लालचवश संसाधनों का ह्रास, मतलब कि कुछ व्यक्ति लालच में आकर के जो है पेड़ों को काट देते हैं या अधिक संसाधनों का जो है उपयोग कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट है, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों में बढ़ चुका है। एक तो संसाधन संपन्न और दूसरा है संसाधनहीन, मतलब कि अमीर और गरीब में लोग बट गए हैं। किसी के पास ज़्यादा पैसे है, किसी के पास कम पैसे है। जिसके पास ज़्यादा पैसे है वो ज़्यादा संसाधनों का उपयोग कर सकता है, और जिनके पास कम पैसे है वो जो है कम संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से जो है वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो गया, जैसे ग्लोबल वार्मिंग जो है, इस प्रकार की जो समस्या है वो पैदा हो रही है। ओजोन परत का खराब होना, पर्यावरण का प्रदूषित होना और भूमि का निम्नीकरण भी शामिल है इसमें। तो अब इन सब से बचाने के लिए एक धारणा दी गई है, सतत पोषणीय विकास की धारणता। तो इसका मतलब क्या है? सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो। मतलब कि विकास तो हम करते रहे, पर आर्थिक विकास करते रहे, परंतु पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। तो इसका कहने का मतलब है कि जो हम अब अभी यूज़ कर रहे हैं वही जो संसाधन है वो भविष्य की पीढ़ी के लिए भी जो है उपलब्ध रहने चाहिए। उनके लिए जो है हमें वो संसाधन छोड़ के रखने हैं। ठीक है, आप देख सकते हो संसाधन नियोजन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो भारत में संसाधन नियोजन, क्योंकि संसाधन जो है किसी पर्टिकुलर एरिया पे अलग अलग जो है पाए जाते हैं इस जगह के हिसाब से, तो हमें जो है संसाधन नियोजन की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले देखिए क्या क्या चरण होते हैं इसको संसाधन को नियोजित करने के। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करते हैं और उनकी तालिका बनाई जाती है कि कहाँ कहाँ पर कौन सा संसाधन पाया जाता है। फिर इसके बाद क्या कर सकते हैं, संसाधन विकास योजनाएं लागू की जाती है, जिसमें टेक्निक्स, कौशल और संस्थागत नियोजित ढांचा बनाया जाता है। तीसरा है संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो भू संसाधन की अब हम बात करते हैं। तो भू संसाधन, भूमि जो है सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला संसाधन है, और भारत जैसे देश में जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वहाँ पर भूमि का जो है काफ़ी जो भूमि समस्या है वो उत्पन्न हो रही है। तो भू उपयोग की हम बात कर लेते हैं। भू उपयोग में सबसे ज़्यादा जो हम भूमि का उपयोग किन किन चीज़ों में करते हैं, पहले है वन। तो वनों में जो है भूमि तो लगती है, भूमि जो है जगह घेरती है। दूसरा देखिए कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, मतलब कि ऐसी भूमि जहाँ पे कृषि नहीं की जा सकती, तो ऐसी भूमि क्या हो सकती है, तो बंजर होगी या कृषि के अयोग्य होगी। दूसरा है गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि, जैसे कि इमारतें, सड़क, उद्योग, घर वगैरह जो है आपके, मतलब कृषि को छोड़ के जितनी भी चीज़ों के लिए जो इंसान ने जो चीज़ें बनाई है उसका जो है भूमि का जो है उपयोग कर रहे हैं। जैसे कि सड़कों के लिए, सड़कों में भी भूमि का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग होता है। उद्योगों में, इमारतों में, घर बनाने में जो है भूमि का उपयोग होता है। तीसरा प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि। इसमें क्या होता है कि जो चरागाहें होती है, चरागाहें भी जो है भूमि का बहुत बड़ा जो क्षेत्र है उसको कवर करके रखते हैं। विविध प्रकार के वृक्ष जो होते हैं और जो उपवनों के अधीन जो भूमि होती है ये भी जो है शामिल होते हैं इसमें। कृषि योग्य बंजर भूमि जहां 5 से अधिक वर्षों से खेती ना की गई हो। तो कहने का मतलब कि कृषि करने योग्य जो भूमि है तो सही, पर वहाँ पे जो है अभी इस वक्त पर्टिकुलर एरिया में 5 साल, मिनिमम 5 साल से जो है खेती नहीं की गई है। तो इस प्रकार से जो है ये भी भूमि का उपयोग हो रहा है। और प्रति भूमि की बात करें तो वर्तमान प्रति जो भूमि होती है जहाँ पर एक वर्ष में या उससे कम समय से जो है खेत को खाली ना छोड़ा गया हो तो उसे प्रति भूमि कहा जाता है। ठीक है, जो पांचवा आता है हमारा शुद्ध या निवल बोया गया क्षेत्र।
तो एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक जो बोए गए, जो अगर हम उनको खेती फसल को जोड़ के रख दे, एक ही साल में कई बार जो है फसलें उगा दे, तो उस प्रकार से जो है वो शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है, और इसे सकल कृषित क्षेत्र भी कहते हैं। तो आप देख सकते हो कि भूमि निम्नीकरण के कुछ और कारण हैं। खनन के उपरांत जो है खदानों वाले स्थानों में गहरी खाइयों और मलबे के साथ जो है खुला छोड़ दिया जाता है। जब खुदाई की जाती है तो उनको खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण जो है बना हुआ है। इससे क्या होता है कि जल की कमी होती है और भूमि निम्नीकरण भी जो है होता है। और जो है खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना, मृदा बनाना उद्योग में जो है चूने और सेलखड़ी का प्रयोग से जो है बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल भी विसर्जित हो जाती है। जब इसकी परत भूमि पर जमती है तो मृदा की जल सोखने की जो प्रक्रिया है वो रुक जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये जल के लिए भी और जो मृदा है उसके लिए भी जो है बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट पार्ट में हम जो है अब मृदाओं के बारे में जो है हम पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको 10th क्लास से या 11th क्लास से 12th क्लास से और क्लासेस से रिलेटेड सारी एजुकेशनल वीडियो जो है इस चैनल पर आपको मिल जाएगी।